हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। हम लोग पढ़ रहे हैं आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इस चैप्टर के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को बहुत ही डिटेल में समझा था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है मानव में लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक, तो सबसे पहले ये समझिए कि लिंग निर्धारण कहते किसे हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल सा है। लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली जो संतान है वो लड़का होगा या लड़की, इसी चीज का निर्धारण कहलाता है लिंग निर्धारण। ठीक, अब समझते हैं हम लोग मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक बहुत ही आसान से डायग्राम द्वारा हम लोग ये समझ लेंगे कि मानव में लिंग निर्धारण किस तरह से होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि मानव की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। मानव की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक, और ये जो 46 गुणसूत्र होते हैं मानव की प्रत्येक कोशिका में, ये होते हैं दो प्रकार के। एक प्रकार होता है, पहला प्रकार होता है अलिंग गुणसूत्र और दूसरा प्रकार होता है लिंग गुणसूत्र। ठीक, अब अलिंग गुणसूत्र को पहले डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अलिंग गुणसूत्र, इनको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स संख्या इनकी होती है 22 जोड़ी यानी 44। यानी जो प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं, उनमें से 44 जो होते हैं वो होते हैं अलिंग गुणसूत्र यानी ऑटोसोम्स। क्लियर है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनकी लिंग निर्धारण में कोई भी भूमिका नहीं होती है। जो अलिंग गुणसूत्र होते हैं उनकी कोई भी भूमिका नहीं होती है लिंग निर्धारण में, यानी शिशु के लिंग का निर्धारण ये अलिंग गुणसूत्र नहीं करते हैं। क्लियर है। अब डिस्कस करते हैं लिंग गुणसूत्र को। लिंग गुणसूत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम्स, संख्या इनकी होती है एक जोड़ी यानी 2। देखिए, सिंपल सा है कि 46 गुणसूत्र में से जब 44 गुणसूत्र अलिंग गुणसूत्र ही होंगे, तो बचे हुए जो 2 गुणसूत्र होंगे वो क्या होंगे, लिंग गुणसूत्र होंगे यानी सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक, तो इनकी संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी यानी 2। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये शिशु के लिंग निर्धारण में, ये जो होते हैं लिंग गुणसूत्र, ये शिशु के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी लिंग गुणसूत्र ही वो गुणसूत्र हैं जो शिशु का लिंग निर्धारण करते हैं। क्लियर। अब क्या है कि ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक है एक्स गुणसूत्र और दूसरा है वाई गुणसूत्र। ठीक, अब आगे क्या है कि नर में दोनों प्रकार के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी नर में एक्स तथा वाई दोनों प्रकार के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, परंतु मादा में केवल एक्स लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। मतलब जो एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र हैं वो होते हैं दो प्रकार के, एक्स और वाई। तो नर में जो दोनों प्रकार के लिंग गुणसूत्र हैं एक्स और वाई, ये दोनों पाए जाते हैं, लेकिन मादा में केवल एक्स लिंग गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। यानी कि इसका मतलब सीधा से क्या हुआ समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र हैं, अगर वो हैं एक्स एक्स, मतलब जोड़ी के दोनों जो गुणसूत्र हैं लिंग गुणसूत्र वो एक्स एक्स हैं, तो वो मादा होगी। ठीक, और अगर जो लिंग गुणसूत्र हैं एक जोड़ी वो एक्स और वाई दोनों हैं, तो वो नर होगा। सिंपल सी बात है। ठीक, तो इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है, ये इस चीज को आप लोग दिमाग में रखिए। उसके बाद हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इन सारे पॉइंट्स को आप लोग दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग एक बहुत ही सिंपल से डायग्राम द्वारा मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझेंगे। तब तक एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, उसके बाद आगे चलते हैं। तो चलिए, अब हम लोग एक बहुत ही आसान से डायग्राम द्वारा मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझते हैं। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग दिमाग में रखे रहिएगा। ये वो डायग्राम है जिसके द्वारा हम लोग मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पे नर को दर्शाया गया है एक्स वाई से और मादा को दर्शाया गया है एक्स एक्स से। ठीक, और ये दोनों क्या है, जनक हैं। यहाँ पे केवल लिंग गुणसूत्रों को ही लिखा गया है। यहाँ पे केवल
लिंग गुणसूत्रों को ही लिखा गया है। नर को दर्शाया गया XY से और मादा को दर्शाया गया XX से। हालांकि अगर इसको लिखना चाहें नर को, तो नर को दर्शा सकते हैं हम लोग 44 प्लस XY से, और मादा को किसे दर्शाया जा सकता है? मादा को दर्शा सकते हैं 44 प्लस XX से। क्यों? क्योंकि ये जो 44 है ना, ये 44 ये वास्तव में क्या है? ये है अलिंग गुणसूत्र, और ये 44 अलिंग गुणसूत्र दोनों में कॉमन होते हैं, नर में भी और मादा में भी, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। अंतर बस होता है लास्ट वाले जोड़ी में, जो कि लिंग गुणसूत्र नर में होते हैं X और Y, और मादा में केवल होते हैं XX। ठीक, और यहाँ पे वही बताया भी गया है कि मादा में क्या है? नर में दोनों X और Y दोनों पाए जाते हैं, और मादा में केवल XX पाए जाते हैं, क्योंकि जोड़ी में रहते हैं तो मादा में XX होंगे और नर में XY होंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे केवल लिंग गुणसूत्र द्वारा दर्शाया गया है नर को और मादा को, और क्योंकि ये जनक हैं तो ये नर क्या हो जाएंगे? इसको लिखा जा सकता है क्या? ये पिता है। नर जो है ये पिता होगा, और मादा जो क्या है? ये माता होगी, क्योंकि जनक हैं ये दोनों। क्लियर? अब चलिए समझते हैं कि प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, निषेचन के दौरान सबसे पहले जो प्रक्रिया होनी है वो क्या होता है? युग्मक का निर्माण। तो सबसे पहले युग्मक का निर्माण होगा, और जो मानव है, मानव के केस में जो नर युग्मक है उसको कहा जाता है शुक्राणु, और मादा युग्मक को कहा जाता है अंडाणु। ठीक, तो देखते हैं। और जब भी युग्मकों का निर्माण होगा तो एक चीज आप जानते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जनन वाले चैप्टर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। तो गुणसूत्रों की संख्या यहाँ आधी हो जाएगी, तो XY है तो एक में X जाएगा, दूसरे में Y जाएगा। ठीक, तो यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, युग्मक जो बनेंगे, नर युग्मक बनेगा, एक में जाएगा X गुणसूत्र, X लिंग गुणसूत्र, और एक में जाएगा Y लिंग गुणसूत्र। लेकिन मादा में क्या है? आधी संख्या होगी तब भी एक में जाएगा X, दूसरे में भी X ही जाएगा, यानी इसमें जो युग्मक बनेंगे मादा युग्मक वो बनेंगे क्या? XX, एक ही जैसे बनेंगे। ठीक, तो यानी यहाँ पे जो नर युग्मक है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है शुक्राणु। नर युग्मक को क्या कहा जाता है? शुक्राणु। और मादा युग्मक को कहा जाता है अंडाणु। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? अब चलिए इनमें क्रॉस कराते हैं, इनका संलयन कराते हैं और समझते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। देखते हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो X लिंग गुणसूत्र वाला जो शुक्राणु है, जब इसका संलयन होगा X अंडाणु से, इस वाले X अंडाणु से, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा जो संतान उत्पन्न होगी उसमें जो लिंग गुणसूत्र होंगे वो क्या होगा? XX होगा, क्योंकि X शुक्राणु का और X अंडाणु का। फिर से यही X शुक्राणु का जब संलयन होगा, जब क्रॉस होगा इस दूसरे वाले X वाले अंडाणु से, तब भी रिजल्ट वही मिलेगा, XX। ठीक, अब आते हैं यहां, ये जो Y शुक्राणु है, यानी Y लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु है, इसका जब क्रॉस, इसका जब संलयन होगा इस X गुणसूत्र वाले, X लिंग गुणसूत्र वाले अंडाणु से, तब जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा XY। जो संतान उत्पन्न होगी उसमें जो लिंग गुणसूत्र होंगे वो XY होंगे। क्यों? क्योंकि Y होगा किसका? Y होगा शुक्राणु का, और X होगा किसका? अंडाणु का। क्लियर है यहां तक? अब चलिए देखते हैं आगे। अब फिर से इसी Y शुक्राणु का इस वाले X अंडाणु से जब निषेचन होगा, संलयन होगा, तब भी जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? XY। जो संतान उत्पन्न होगी उसमें क्या होगा? लिंग गुणसूत्र XY। ठीक, अब यहां पे देख करके आप इस चीज को समझ सकते हैं कि ये जो संतानें हैं जिसमें जो लिंग गुणसूत्र हैं वो क्या? XX हैं, ये क्या होंगी? ये संतानें होंगी मादा शिशु। मादा शिशु यानी सीधा सा कह सकते हैं क्या? लड़की। ठीक, और यहां पे जो XY लिंग गुणसूत्र वाली जो संतानें होंगी वो क्या होगा? वो होंगे नर शिशु। नर शिशु को सीधा सीधा क्या कह सकते हैं? लड़का। ठीक, क्लियर है यहां तक? अब यानी कि यहाँ पे क्रॉस कराने पे, जो संलयन कराने पे, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन कराने पे जो रिजल्ट देखने को मिला वो क्या मिला कि ये XX जो गुणसूत्र वाली संतानें हैं वो क्या है? मादा शिशु हैं, लड़की हैं, और जो XY लिंग गुणसूत्र वाली संतानें हैं वो क्या है? नर शिशु यानी लड़का है। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया हुआ है
कि यहाँ पे जो एक्स एक्स गुणसूत्र वाला होगा वो मादा होगी, एक्स वाई गुणसूत्र वाले वो नर होंगे। क्लियर है? अब तो अब देखिए, अब इस डायग्राम से ये तो कंफर्म हो गया कि किस तरह से मादा शिशु और नर शिशु का जन्म होता है निषेचन या संलयन के फलस्वरूप। इससे, इस डायग्राम से निष्कर्ष क्या निकलता है वो समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला निष्कर्ष क्या निकलता है वो समझिए। सबसे पहला जो निष्कर्ष निकलता है इस डायग्राम को देख करके वो ये निकलता है कि जनन के फलस्वरूप उत्पन्न जो संतानें हैं उनमें से आधे बच्चे लड़के और आधे बच्चे लड़की हो सकते हैं। यानी दोनों की संभावना, लड़की होने की संभावना और लड़के होने की संभावना, दोनों की संभावना 50-50% है। लिखते हैं इस बात को। लड़की होने की भी संभावना कितनी होती है? 50%। और लड़का होने की भी संभावना होती है 50%। ऐसा क्यों होता है समझिए। ऐसा इसलिए होता है कि नर में जो शुक्राणु बनते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक्स लिंग गुणसूत्र वाले और वाई लिंग गुणसूत्र वाले, और इन दोनों की संख्या बराबर होती है। अगर 1 करोड़ शुक्राणु बने तो 50 लाख एक्स लिंग गुणसूत्र वाले होंगे और 50 लाख वाई लिंग गुणसूत्र वाले होंगे। इसीलिए दोनों यानी लड़का और लड़की दोनों के उत्पन्न होने की, दोनों के जन्म लेने की संभावना 50-50% होती है। क्लियर है? अगला निष्कर्ष क्या निकलता है वो समझिए। अगला निष्कर्ष ये निकलता है कि जन्म के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली संतान, चाहे लड़का हो या लड़की, उसे अपने माता से केवल एक्स लिंग गुणसूत्र ही मिलता है, क्योंकि माता में यानी जो मादा है उसमें केवल एक्स लिंग गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। इसीलिए उसको, उसके पास जो है एक्स लिंग गुणसूत्र वही तो उसके संतानों में जाएंगे ना उससे। तो चाहे लड़का हो या लड़की, उसको अपने माता से केवल एक्स लिंग गुणसूत्र ही मिलते हैं। ठीक। अगला निष्कर्ष क्या निकलता है कि उत्पन्न होने वाली संतान नर होगी या मादा, यानी लड़का होगा या लड़की, इस बात का निर्धारण इस बात पर होता है कि उसे पिता से कौन सा लिंग गुणसूत्र मिला। जैसे अगर पिता से वाई लिंग गुणसूत्र मिला संतान को तो वो संतान होगी लड़का, और अगर पिता से एक्स लिंग गुणसूत्र मिला संतान को तो वो संतान होगी लड़की। यानी सीधा सा एक लाइन में कह सकते हैं कि मानव में लिंग निर्धारण नर द्वारा यानी पिता द्वारा होता है। इस बात को लिख लेते हैं। मानव में लिंग निर्धारण नर द्वारा यानी पिता द्वारा होता है। क्लियर? तो ये रहा मानव में लिंग निर्धारण। उम्मीद है इस डायग्राम से आपको बहुत ही आसानी से चीजें समझ में आ गई होंगी, और उससे जो निष्कर्ष निकला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक। पहला निष्कर्ष क्या निकला कि लड़की और लड़के होने की, दोनों के होने की संभावना होती है 50-50%, क्योंकि शुक्राणु जो दो प्रकार के, एक्स शुक्राणु और वाई शुक्राणु, दोनों की संख्या आपस में बराबर होती है। ठीक। दूसरा निष्कर्ष क्या निकला कि चाहे लड़की हो या लड़का, उसको अपने माता से केवल और केवल एक्स गुणसूत्र ही मिलता है। और तीसरा निष्कर्ष जो निकला वो ये निकला कि पिता से अगर वाई गुणसूत्र मिलता है संतान को तो वो होगा लड़का, और पिता से अगर एक्स गुणसूत्र मिलता है संतान को तो वो होगी लड़की। यानी सिंपल सा है एक लाइन में कि मानव में जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है वो होता है किसके द्वारा? नर द्वारा यानी पिता के द्वारा। क्लियर है? एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो ये रहा मानव में लिंग निर्धारण। उम्मीद है आपको सारी प्रक्रिया बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होता है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए, फिर से देखिए। उम्मीद है सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। ठीक। अब अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के बाकी बचे हुए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के डिस्कशन के साथ।